जैसा कि दोस्तों हम सभी नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं और ये हमारा आज का वीडियो सेकंड पार्ट है। और यदि आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो पार्ट आप ज़रूर देख लीजिए, तभी ये पार्ट आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण के अंतर्गत इसके ऑक्सीकारक गुणों के बारे में देखा था और देखा था कि नाइट्रिक अम्ल अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देते हैं, जिसके कारण यह प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि नाइट्रिक अम्ल कभी भी अपचायक का कार्य नहीं करते। इसके अलावा हमने जाना था कि जो नाइट्रिक अम्ल होते हैं वो अधातु एवं धातु दोनों का ऑक्सीकरण करते हैं। तो हमने डिस्कस किया था अधातुओं के ऑक्सीकरण के बारे में और मैंने आपको बताया था कि जब अधातुओं का ऑक्सीकरण होता है तो उसके लिए हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल अधिकांश अधातुओं को उनके ऑक्सी अम्लों में ऑक्सीकृत कर देता है। तो ये सभी टॉपिक हमने पिछले वीडियो में विथ एग्जाम्पल डिस्कस कर रखा है, तो आप वो पार्ट ज़रूर देखिए। आज के इस पार्ट में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे धातुओं का ऑक्सीकरण। तो धातुओं का ऑक्सीकरण सांद्र नाइट्रिक अम्ल और तनु नाइट्रिक अम्ल दोनों के द्वारा किया जाता है। तो जब हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा धातुओं का ऑक्सीकरण करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, परंतु जब हम तनु नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनता है। तो यहाँ पर बात को ध्यान से समझिएगा कि धातुओं का ऑक्सीकरण हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल और तनु नाइट्रिक अम्ल दोनों से कर सकते हैं। जब हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल से धातुओं का ऑक्सीकरण करते हैं तो वहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और जब हम तनु नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं तो वहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनते हैं। अब यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जब हम हाइड्रोजन से कम सक्रिय धातुओं जैसे कि Hg, Cu, Ag इन सब का तनु नाइट्रिक अम्ल से ऑक्सीकरण कराते हैं तो वहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो जैसा कि पीछे अभी हमने देखा था कि जब हम तनु नाइट्रिक अम्ल से धातुओं की क्रिया कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों बनते हैं। तो जो हाइड्रोजन से कम सक्रिय धातुएं होती हैं यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर आप देखेंगे, जो हाइड्रोजन से कम सक्रिय धातुएं हैं वे तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर हम रिएक्शन में देख सकते हैं कि जब हम नाइट्रिक अम्ल का अपघटन करेंगे यानी कि तनु नाइट्रिक अम्ल का अपघटन करेंगे तो नवजात ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अब यदि हम हाइड्रोजन से सक्रिय धातुओं की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो वहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंक है, अगर हम जिंक की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल से कराएं तो बनेगा नाइट्रस ऑक्साइड गैस। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं में तनु नाइट्रिक अम्ल का अपघटन इस प्रकार से होगा और अपघटन के फलस्वरूप आपका नवजात ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। आप रिएक्शन देख सकते हैं। तो आप दोनों रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा कि जब हाइड्रोजन से कम सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तनु नाइट्रिक अम्ल तो वहाँ पर बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और जब हाइड्रोजन से सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तनु नाइट्रिक अम्ल तो वहाँ पर बनाता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो आइए देखते हैं कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा यदि हम किसी धातु का ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा हम यदि कॉपर का ऑक्सीकरण करें तो जब भी कोई सांद्र नाइट्रिक अम्ल चाहे धातु का ऑक्सीकरण करे या फिर अधातु का ऑक्सीकरण करे तो वहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नवजात ऑक्सीजन बनता है। तो इसका अपघटन पिछले वीडियो में आपने देख रखा है, मैं यहाँ पर फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे नाइट्रिक अम्ल का यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अपघटन होगा। अब जो उत्पन्न हुआ नवजात ऑक्सीजन है वो कॉपर से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। अब कॉपर ऑक्साइड पुनः नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा और विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन है कॉपर से ऊपर है यानी कि अधिक सक्रिय है, तो ये क्या करेगा कॉपर को वहाँ से विस्थापित कर देगा और कॉपर यहाँ से विस्थापित होकर नाइट्रेट के साथ जुड़ेगा और बना देगा CuNO3 का होल्टोएस। अब यदि हम तीनों अभिक्रियाओं को जोड़ दें और तीनों अभिक्रियाओं को जोड़ेंगे तो ओवरऑल हमें रिएक्शन मिलेगा, और जब आप ओवरऑल रिएक्शन को मिलाएंगे तो आप देखेंगे एनसीईआरटी के बुक में आपको यही रिएक्शन मिलेगा। तो कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट दोनों तरफ नवजात ऑक्सीजन है, तो इसको हम एक दूसरे से क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप CuO इधर भी है और इधर भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों तरफ है। अब जो बचे हुए हैं उनको हम लिख सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड है आपके
2HNO3 ऊपर और 2HNO3 नीचे, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 4HNO3 और बच गया कॉपर। वहीं राइट साइड हम देखें तो हमारा क्या है, CuNO3 का होल ट्वाइस है, फिर 2NO2 है और जल है। और जल के 2 अणु हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2H2O। तो अधातुओं के ऑक्सीकरण में भी मैंने आपको इसी तरह से रिएक्शन को लिखना बताया था। तो यदि आप दोनों तरीकों को एक सिस्टमैटिक ढंग से तैयार करेंगे तो आपको ईज़िली याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इस रिएक्शन को आप कैसे अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल जब कॉपर से अभिक्रिया करता है तो कॉपर को कॉपर नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देता है और इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि हम कॉपर की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल के द्वारा करेंगे तो क्या होगा। तो यदि हम तनु नाइट्रिक अम्ल द्वारा विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे के तत्वों से कराते हैं तो मैंने वहाँ पर बताया था कि NO बनेगा, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। तो याद रखिएगा, जब भी तनु नाइट्रिक अम्ल विद्युत रासायनिक की श्रेणी में जो धातुएं हैं जो हाइड्रोजन से नीचे हैं उनसे अभिक्रिया करता है तो NO का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि तनु नाइट्रिक अम्ल कैसे विघटित होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं NO बन रहा है और नवजात ऑक्सीजन बन रहा है। अब ये कॉपर से कैसे अभिक्रिया करेगा, तो कॉपर से नवजात ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो कॉपर ऑक्साइड CuO बनाएगा और जब CuO HNO3 से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन कॉपर को विस्थापित कर देगा और कॉपर नाइट्रेट के साथ जुड़कर कॉपर नाइट्रेट बनाएगा और जल बनेगा। अब इन तीनों अभिक्रियाओं को हम जोड़ते हैं और जोड़कर ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं कि क्या आएगा, जो कि आपके NCERT के बुक में दिया हुआ है। तो अगर हम देखें तीनों अभिक्रियाओं को जोड़े तो ऑक्सीजन देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड है, तो पहले हम इन्हें क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ऑक्सीजन है राइट साइड, लेकिन लेफ्ट साइड के रिएक्शन में केवल 1 ऑक्सीजन है, तो इसलिए इस रिएक्शन में हम 3 का गुणा कर देंगे। अब जब हम 3 का गुणा करेंगे तो CuO भी 3 हो जाएगा, इसलिए हम नीचे वाले रिएक्शन में भी CuO में 3 का गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसको भी कैंसिल करना है, क्योंकि ऊपर अगर CuO 3 है तो नीचे वाला भी तो हमें CuO 3 ही चाहिए। तो इस तरह से हम दोनों रिएक्शन में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम सभी रिएक्शन को लिख लेते हैं, जैसा कि आप ऊपर वाला रिएक्शन था हमें वैसे ही लिखेंगे और नीचे वाले रिएक्शन में दोनों में 3 का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 हो गए। अब हम इन्हें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि 3 ऑक्सीजन इधर भी है, 3 ऑक्सीजन इधर भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं CuO की बात करते हैं। CuO भी आप देख सकते हैं इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो हम इसे भी कैंसिल कर देंगे। तो अब हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ऊपर 2HNO3 है, नीचे 6HNO3 है, तो ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8HNO3 प्लस हो गया 3Cu। आपके लेफ्ट साइड, राइट साइड की बात करें तो 3CuNO3 का होल ट्वाइस हो गया। फिर उसके बाद बचा हुआ है 2NO और वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर 1 है, नीचे 3 है, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4H2O। तो इस तरह से आप ओवरऑल रिएक्शन देख सकते हैं। तो जब तनु नाइट्रिक अम्ल से कॉपर अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आप इसे अपने लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो सेम, तनु नाइट्रिक अम्ल कॉपर से अभिक्रिया करके कॉपर को कॉपर नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देता है और इस अभिक्रिया में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मुक्त होती है। अब आइए देखते हैं कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल जिंक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो हम सभी जानते हैं कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल चाहे धातु से अभिक्रिया करे चाहे अधातु से अभिक्रिया करे, वहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल को ब्रेक करके देख सकते हैं, तो हम देख सकते हैं कि NO2 का फॉर्मेशन हुआ। अब जो नवजात ऑक्सीजन है वो जिंक से अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है और जिंक ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो जिंक जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित करके जिंक के नाइट्रेट का फॉर्म बनाएगा, यानी कि ZnNO3 का होल ट्वाइस बनाएगा। अब हम तीनों रिएक्शन को ओवरऑल जोड़ लेते हैं, देखते हैं कि हमारा ओवरऑल रिएक्शन क्या मिलता है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ ऑक्सीजन सेम है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और इधर जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO भी लेफ्ट राइट इक्वल है, तो हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। अब यदि हम रिएक्शन को जोड़ें तो देखिए 2HNO3 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 4HNO3 हो जाएगा प्लस जिंक हो गया, तो ये लेफ्ट साइड हो गया। राइट साइड की बात करें तो ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस H2O। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल जब जिंक से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो हम अपने लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, देख सकते हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल
जब जिंक से अभिक्रिया करता है तो यह जिंक को जिंक नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देता है तथा इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। आई होप कि यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि जिंक तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। यानी कि तनु नाइट्रिक अम्ल द्वारा हम जब जिंक का ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनेगा। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब तनु नाइट्रिक अम्ल विद्युत रासायनिक में हाइड्रोजन से ऊपर के धातुओं से क्रिया करता है तो वहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, यानी कि N2O का फॉर्मेशन होता है। तो ये वाला हम रिएक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम जब तनु नाइट्रिक अम्ल को अपघटित कर रहे हैं तो N2O बन रहा है और नवजात ऑक्सीजन बन रहा है। अब ये नवजात ऑक्सीजन जिंक से अभिक्रिया करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और जिंक ऑक्साइड तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा जिंक नाइट्रेट, जैसा कि हमने अभी पीछे देखा था। अब अगर हम इस रिएक्शन को जोड़ें तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ 1 है और यहाँ पर 4 है, तो हम इसमें क्या करेंगे 4 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम 4 का गुणा करेंगे तो जिंक ऑक्साइड भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे जिंक ऑक्साइड बस एक ही है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे इस रिएक्शन में नीचे वाले रिएक्शन में 4 का गुणा कर देंगे। तो 4 का गुणा करने के बाद हमारे रिएक्शन क्या मिलेंगे पहले उनको देख लेते हैं। तो ऊपर वाले रिएक्शन को हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि उसमें हमने कोई भी मल्टीप्लाई नहीं किया है। नीचे वाले में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4Zn, 4 ऑक्सीजन और 4ZnO। अब नीचे वाले रिएक्शन में यदि हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4ZnO। फिर यहाँ पे 2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8HNO3। राइट साइड हो जाएगा 4ZnNO3 का होल ट्वाइस 4H2O। अब यदि हम तीनों अभिक्रियाओं को जोड़े तो देखेंगे जो नवजात ऑक्सीजन है दोनों तरफ बराबर है, जिंक ऑक्साइड जो है वो दोनों तरफ बराबर है, तो इनको हम कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करने के बाद हमारा क्या मिलेगा 2HNO3 ऊपर है और 8HNO3 नीचे है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10HNO3 हो जाएगा और जिंक 4Zn है। तो ये लेफ्ट साइड हो गया। राइट साइड हम देखेंगे तो 4ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस 5H2O। तो एक H2O ऊपर है 4 नीचे है, तो जोड़ेंगे तो 5H2O हमें मिलेगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जब हम तनु नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक से कराते हैं तो यह जिंक को जिंक नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देता है तथा इस अभिक्रिया में नाइट्रस ऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कुछ धातुएं जैसे क्रोमियम, एल्युमिनियम ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इनकी सतह पर ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है। तो ये जो ऑक्साइड की परत है यह अक्रिय परत होती है जिसके कारण यह नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं कर पाती। तो इस प्रकार से क्रोमियम और एल्युमिनियम चाहे वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल हो या फिर तनु नाइट्रिक अम्ल हो उनके साथ अभिक्रिया नहीं देते हैं। वहीं बात करें हम नोबेल धातुओं की जैसे कि गोल्ड है और प्लेटिनम है, यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल में विलय नहीं होती परंतु अम्लराज जिसे हम एक्वारेजिया कहते हैं इसमें विलय होती है। तो आइए समझते हैं कि अम्लराज यानी कि एक्वारेजिया होता क्या है। तो 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 के मिश्रण को हम अम्लराज या फिर एक्वारेजिया कहते हैं। या फिर आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि सांद्र HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3 संबंधी एक अनुपात को हम अम्लराज या फिर एक्वारेजिया कहते हैं। तो इसका निर्माण यानी कि एक्वारेजिया का निर्माण इसीलिए किया जाता है कि जो नोबेल धातुएं हैं उनको हम उसमें घोल सकें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।